नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पांजलि चालिया आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 5 की हिंदी बुक रिमझिम के पाठ 2 फसलों के त्योहार आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। इसी लेसन को पढ़ेंगे। मैं इस लेसन को पढ़ूंगी लाइन बाय लाइन और समझाऊंगी, साथ में शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स भी बताऊंगी। तो जैसा कि हमें दिख रहा है फसलों का त्योहार टाइटल, इसका मतलब आप लोग क्या जानते होंगे। आपको पता है कि भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर ज्यादातर त्योहारें भी कृषि से संबंधित होते हैं। फसलों के त्योहार में क्या होते हैं कि लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हुए कुछ प्रोग्राम करते हैं, त्योहार मनाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से ही जुड़े त्योहार है। और आज हम लोग इसी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ कांपते हुए गुजर जाता है। सारा दिन, पूरा दिन। बोरसी यानी कि आग रखने का मिट्टी का बर्तन। क्या होता है, आग रखने का इसलिए कहा गया है कि इस तरह के मिट्टी का एक बर्तन बनाया जाता है चूल्हा टाइप में, लेकिन इसको लेके इधर से उधर लेके मूवेबल होता है, लेके जा सकते हैं, उसी को बोरसी कहते हैं। सर्दी के मौसम में बोरसी के सामने हाथ कांपते हुए लोगों का टाइम निकल जाता है, गुजर जाता है, यानी कि टाइम निकल जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि खिचड़ी के समय, खिचड़ी यानी कि यहाँ पे त्योहार से संबंधित है। यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति नामक त्योहार से है, जो कि माघ के महीने में जो पूस के बाद जो संक्रांति आती है उस दिन मनाया जाता है। और इस समय हमारे जो है खेती का काम समाप्त करके लोग थोड़ा आराम करते हैं। अपने घर में खेती से आए फसल, अनाज पूरा भर जाता है। इसीलिए धूमधाम से इसी महीने को मनाया जाता है अच्छे से। सर्दी कम होने लगती है और गर्मी आने लगती है, लेकिन उस दिन जो है खिचड़ी के दिन भी गर्मी नहीं आई थी, धूप नहीं आई थी और लोग धूप के इंतजार में बोरसी के सामने हाथ कांपते हुए गुजार रहे थे। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। 10 दिनों से सूरज उगा ही नहीं। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतनी सर्दी थी कि रजाई में ही अंदर ही थे। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। बाहर तो पता नहीं चल रहा था, देखने से भी इतना ज्यादा कुआसा था कि समय कितना हो रहा है ये पता नहीं चल रहा था। हाँ, लेकिन खिचड़ी की जो चहल पहल चल रही थी उससे लग रहा था कि हाँ समय हो रहा है थोड़ा। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। आज भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। हाथ लगाना यानी कि बुलाना, केरा यानी कि केला, नईखे नहीं। तो ये जो है जाड़े का मौसम के बारे में बताया जा रहा है। और उस दिन क्या हो रहा था कि चहल पहल लगी हुई थी, चारों तरफ लोग आ जा रहे थे। चंपाकल जो है नीचे से, जमीन के नीचे से पानी निकालने की जो मशीन होती है उसे चंपाकल कहा जाता है। तो चंपाकल के चलने की आवाज भी, मशीन के चलने की आवाज भी आ रही थी और कहीं तो पानी भी गिर रहा था। और कोई पूछ रहा था कि जा जाके देख कि केले के पत्ते आए हैं या नहीं। आज ई लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार हो खस। मीन्स
क्या ये लोग आज सो के नहीं उठने वाले हैं? जल्दी तैयार होने के लिए बोलो जाकर। नेक्स्ट मतलब नहीं, अब तो उठने में ही भलाई है। तब उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी तो उठने में ही भलाई है, नहीं तो सब लोग डांटने लगेंगे। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। जो कॉटन कपड़े होते हैं, सूती के कपड़े, उनमें मार डाला जाता है तो बिल्कुल कड़क हो जाते हैं। दादाजी और चाचा जी ने कड़क मार दिया हुआ कुर्ता और धोती पहने थे। सभी लोग नहा धोकर एक ही कमरे में इकट्ठे हो गए थे। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहिले कब्बो ना देख निसारा देख कनकना देता। मीन्स कह रहे हैं कि खिचड़ी के दौरान इतनी सर्दी तो हमने कभी नहीं देखी थी। एकदम कनकना देना यानी कि ठंडा कर दे रहा है। देह यानी कि सारा बॉडी जो है ठंडा कर दे रहा है। पापा ने कहा, पापा कहते हैं शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है, क्योंकि धोती में उन्हें ठंड ज्यादा लग रही थी। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। तो दादी जो है, मचिया यानी बैठने की चटाई से बुना हुआ एक स्टूल होती है। मचिया पर बड़ा सा ऐसा चटाई से बुना हुआ एक स्टूल होता है जिसमें कि बैठी हुई थी दादी। सफेद कैसी साड़ी पहनी थी दादी ने? बिल्कुल सफेद साड़ी पहनी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। सेमल की रुई यानी कि जो शिमोलू रुई होती है ना, रुई मीन्स रुई, शिमल के पेड़ से जो गिरते हैं नीचे तो एकदम सफेद सफेद सा पूरा लगता है ना, वही रुई। तो क्योंकि दादी बूढ़ी हो चुकी थी, उनके बाल सफेद हो चुके थे, तो उसे सेमल की रुई के साथ गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता था। सारे के सारे ही सफेद हो चुके थे। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। दादी बिल्कुल धुली धुली सी लग रही कि पूरा नया नहा धोकर, क्योंकि सफेद साड़ी में बैठी थी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। कतार यानी कि एक लाइन में केले के कुछ पत्ते दादी के सामने रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी कि गुड़ को कहा जा रहा है, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं केले के पत्तों पर। किसी पर तिल है, किसी पर गुड़ है, किसी पर चावल है, ऐसे ढेर ढेर बना के रखे हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। और घर के सारे सदस्य जो कि उस कमरे में इकट्ठा हुए थे, उन सभी को केले के पत्ते में रखे अनाज को प्रणाम करने के लिए कहा जा रहा था। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। सबके प्रणाम करने के बाद उन सभी चीजों को इकट्ठा करके दान में दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। अप्पी दीदी जो है, उसे कुछ चूड़ा दही पसंद नहीं था, तो वो बहुत फंस गई थी, क्योंकि आज तो खाना ही था चूड़ा और दही। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि आज तो वही सभी को खाना पड़ेगा। मनचाहा नाश्ता आज बनाने को कहने से नहीं होगा। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गया जो है वो एक जगह का नाम है, वहां पे तिल की खेती बहुत अच्छी होती है, वहां से तिल आया हुआ था। तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। नहीं, गया से जो है तिल, गुड़ और चीनी का बना हुआ एक तिलकुट आया हुआ था, एक मिठाई तिलकुट, उसे सभी ने बड़े चाव से खाए। मीन्स गया में तिलकुट जो है वो बहुत फेमस है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। इस खिचड़ी से मतलब है यह त्योहार। ये त्योहार कितनी अलग अलग टाइप की है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी।
तो स्कूल में जो खिचड़ी मनाते हैं, जो त्योहार मनाते हैं, वो तो अलग होती है। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। जो खिचड़ी के दौरान बच्चे जो हैं, छुट्टी का दिन होता है तो नाव में बैठकर गंगा की सैर करते हैं, फिर गंगा के टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग और घूमते दौड़ते दिखते हैं बच्चे और पतंग उड़ाते हैं, और जिसको उड़ाना नहीं आता वे उड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। तो बहुत मजे करते हैं, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। ओके, जब वो लोग स्कूल में पढ़ते थे तो शायद कन्वेंट हो, स्कूल में जो है लोग खिचड़ी बनती थी। इस त्योहार में खिचड़ी खाते हैं सुबह दही चिड़वा खाने के बाद, तो सभी मिलके बहुत आनंद करते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे, जो कि खिचड़ी में डालनी थी। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। खिचड़ी कहीं पर भी मनाए, लेकिन है तो बहुत ही खुशी बहुत लाती है ये त्योहार। तो जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। जनवरी माह के मध्य में, हाँ, 13 जनवरी के तारीख 13, 14 इतना में ना भारत के प्राय सभी प्रांतों में ही त्योहार मनाया जाता है कोई ना कोई, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि सर्दी कम होने लगेगी खिचड़ी के बाद से और सूरज की गर्मी बढ़ने लगेगी, और जितने भी फसल खेत में है वो अच्छे से बढ़ने लगेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस समय जनवरी के समय जो है हर जगह में अपना ढंग, अपना जो भी काम होता है वो नजर आने लगता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। इस दिन अनाज जो है कट चुकी होती है, घर में आ चुकी होती है, तो सभी बहुत ही खुश होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार है। ये सभी त्योहार जो है फसलों से और खेती से ही जुड़े हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। जैसे कि असम में मकर संक्रांति के टाइम में माघ बिहू मनाया जाता है, जिसमें बहुत खाने पीने की सामान निकलती है, क्योंकि खेत से पूरा अनाज भर जाता है घर में और खाने की चीजें बहुत ज्यादा उगने लगती है। ये सब कुछ घर में आ चुका होता है। और जो अप्रैल की बिहू है उसमें क्या होता है कि लोग अप्रैल के बिहू के बाद फिर मई महीने से अपना खेती का फिर स्टार्ट करना होता है, फिर हल चलाने लगते हैं, तो इस बिहू के बाद से फिर खेती आरंभ हो जाती है अप्रैल के बिहू के बाद। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। मीन्स एक दिन का नहीं बल्कि 4 दिन तक चलता है जश्न, यानी कि मौज मस्ती। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। अलग अलग जनजाति के लोग अलग अलग टाइम में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल में
साल जो पेड़ होता है उसकी पूजा होती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। कितने अच्छे से बखान किया है किस तरह के गांव और साल के पेड़ की पूजा करते हैं। फिर मौसम बहुत अच्छा खुशनुमा हो जाता है। वसंत ऋतु की शुरुआत होने लगती है। धान की भी पूजा की जाती है। इसमें जो चित्र दिखाया गया है ये असम का बिहू है, लेकिन ये बिहू जो है रंगाली बिहू, बोहाग बिहू बैसाख के महीने में आता है। हमारे यहाँ पे बोहाग कहा जाता है। बहुत पेड़ पौधों में नए नए पत्ते खिलने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, बिल्कुल बारिश होने लगती है और धरती जो है बिल्कुल साफ सुथरी और धूल बिल्कुल कम हो जाती है और उसके बाद ये त्योहार मनाया जाता है। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। सलहुल जो है, जो सरहुल जो है उस त्योहार में लोग अपने घरों को लिप पोत कर एकदम सुंदर बना लेते हैं और वे लोग बहुत अच्छे से मौज मस्ती के साथ इसको घर को सजाते हैं। हाथ से हाथ कमर में रखकर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। तो घर घर जाकर पेड़ पौधे लगाते हैं फूल के, और जो मुर्गा, चावल और मिश्री जो कि चंदे के रूप में उन्हें मिलती है उससे वे लोग अपना भोजन करते होंगे। फीस्ट यानी कि सब लोग मिलजुल कर खाना खाते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तो उसी दिन से वसंत ऋतु की आगमन मानी जाती है और जिस अनाज को, जिस धान को पूजा करते हैं उसी को अगले साल के लिए बीज के रूप में रख दिया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसी को मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग सभी मकर संक्रांति का जितना भी अलग अलग जगहों का त्योहार है, लेकिन कारण यही है कि खेत की जो भी फसल है कटकर घर तक पहुंचती है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। जो एक मटके में जिसमें एक नया मटका लिया जाता है, जिसमें नया चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रखते हैं। क्योंकि पहला धूप निकलती है पूस महीने के बाद, सर्दी के महीने के बाद की, तो धूप में रख देते हैं। और हल्दी क्योंकि शुभ मानी जाती है, तो साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं, ताकि कोई भी खराब हवा इसमें ना जा पाए। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है।
जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगला, पोंगल पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। ओ मतलब कि जब दूध धूप में ही पक जाता है, दूध गर्म होकर जब उफान आने लगती है तो लोग चिल्लाने लगते हैं कि पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, यानी कि खिचड़ी में उफान आ गया और चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। गुजरात में इस दिन लोग पतंग उड़ाते हैं और इतनी ज्यादा पतंग उड़ाते हैं कि सूरज भी ढक जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। कुमाऊं में आटे और गुड़ को गूंथकर उसका पकवान बनाते हैं। जहां पर जिस चीज की खेती की जाती है, जिस अनाज की, वहां पर उसी अनाज को लेकर त्योहार ये मनाई जाती है। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, डारिम का फूल आदि। अच्छा, गुड़ और आटे को गूंथकर जो बनाया गया है उसको फिर अलग अलग आकार में शेप दे दी जाती है। पकवान को तलने के बाद एक माला, कुमाऊं जो है इस जगह में इंडिया के, पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। अलग अलग आकार में इसका शेप बनाकर उसको फिर तला जाता है। तेल में तलकर उसको फिर एक माला में पिरो दिया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। तो जो माला है उसमें ऐसा इस तरह से अलग अलग शेप की जो माला बनती है उसमें गन्ने का एक एक पीस और संतरा बीच बीच में लगा दिए जाते हैं वहां पे, क्योंकि गन्ने और संतरा की खेती होती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। बहुत सर्दी थी इससे पहले, तो जो पक्षी है वो चले जाते हैं कुमाऊं के पहाड़ों से, तो बच्चे जो है इस पकवान को तोड़ तोड़ के चिड़िया यानी पक्षी को बुलाते हैं। कोवा आओ, घुघुत आओ, ले कोवा बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूड़ी, माँ के दे जा सोने की चूड़ी। मीन्स कोवा आओ, घुघुत में आ जाओ। आज घुघुत है, मीन्स आज का त्योहार का नाम घुघुत है। ले कोवा बड़ो, ये जो बड़े बने हैं ये ले लो और मुझे सोने का घड़ा दे दो। खा ले पूड़ी भी खा लो और सोने की एक छुरी भी दे दो। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। मकर संक्रांति के दौरान जब पानी में डुबकी लगाते हैं उस समय पानी बहुत ठंडी होती है, लेकिन फिर भी तिल रखने की जगह नहीं होती। तिल जो कि बहुत ही आकार में छोटा होता है उसको भी रखने की जगह नहीं होती, मतलब बहुत भीड़ होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। हमारे यहाँ असम में भी तिल की पकवान उस दिन बनती है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति कुछ और कहा जाता है क्या? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। हाँ, हमारे असम में भी बहुत सारे जनजातियां रहते हैं और सबका ये दिन मनाने का भी थोड़ा अलग अलग होता है स्टाइल।
तो आप लोग भी इसकी जानकारी और भी रखिए कि जनवरी में मकर संक्रांति के दिन कैसे कैसे कहाँ क्या मनाया जाता है, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप लोग इस दिन को कैसे मनाते हैं। कम से कम आप लोग जो मनाते हैं उस त्योहार का नाम क्या रखते हैं, मकर में जो मकर संक्रांति के दिन जो मनाते हैं। और फसलों के त्योहार जो चैप्टर है वो अभी यहीं समाप्त होता है। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी थोड़ा गाइड हो जाए, समझ में आ जाए अगर आपको लगता है कि हाँ मैं समझा सकती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उसके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे कि मैं क्या डालने वाली हूँ। और आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।